हाँ, तो सेक्शन सी में हम देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन अस्थमा, एक्सप्लेन द काउज साइन एंड सिम्टम एंड डायग्नोसिस विथ मैनेजमेंट। अस्थमा को परिभाषित करो, इसके कारण, चिन्ह व लक्षण, निदान और इसके प्रबंधन समझाए। इसका आंसर हम देखते हैं। अस्थमा श्वसन मार्ग। अस्थमा क्या है? ये श्वसन मार्ग जो है उसका इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। श्वसन मार्ग की इन्फ्लामेटरी डिजीज जो कि श्वसन तंत्र की एक एलर्जन की हाइपर सेंसिटिविटी मतलब बहुत अधिक मात्रा में प्रतिक्रिया करता है। उसके अलावा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो एडिमा मतलब उसमें सूजन आ जाती है। अत्यधिक मात्रा में म्यूकस उत्पादन, जो म्यूकस का जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तथा सांस लेने में, सबसे मेनली है तो उसके सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है। कारण क्या है? कारण जैसे कि एलर्जी, किसी भी प्रकार के एलर्जन से अगर उनको एलर्जी है, श्वसन मार्ग के इरिटेट करने वाले पदार्थ जैसे कि डस्ट, हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से एलर्जी होती है। जैसे किसी को फूड एलर्जी है, किसी को धूल से एलर्जी है। ऐसे अनेक प्रकार की एलर्जी जो है उनके एलर्जेंट की वजह से, एलर्जी की वजह से हो सकता है। व्यायाम बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने व्यायाम कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, वो इमोशन की वजह से भी हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से, तनाव, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ ड्रग्स होती हैं उनकी वजह से भी ये अस्थमा जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो इनके जो साइन सिम्टम है वो बहुत ही नॉर्मल है। अपन खुद ही जानते हैं कि जब अगर सांस लेने में किसी व्यक्ति को दिक्कत होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर किसी को प्रॉब्लम होनी है तो उसमें मेनली तो है खांसी चलेगी, सांस लेने में तकलीफ होनी है। सांस के साथ सीटी जैसी आवाज़, मेनली अपन जैसे सीटी बजाते वैसी आवाज़ नहीं होती, हल्की सी ऐसी आवाज़ आती है जैसे गले में कुछ आवाज़ निकल रही है। रात्रि और प्रातःकाल है मतलब सुबह के समय, मॉर्निंग में जैसे उठते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा खांसी चलती है। उसके अलावा रात को भी बहुत ज़्यादा खांसी चलती है। उसके अलावा खुजली होना, हल्की सूजन वो म्यूकोसल एडिमा की वजह से है इसे। उसके अलावा छाती में दर्द, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, सांस लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी वजह से आपकी छाती में, चेस्ट वाले एरिया पर दर्द होने लगेगा। बहिःश्वसन की अवधि अधिक होना, मतलब सांस लेने में तो आपको प्रॉब्लम हुई तो आप सांस तो थोड़ी सी देर में ले, बाकी छोड़ने का जो समय है वो बढ़ जाएगा। अब उसके अलावा डायग्नोसिस क्या करेंगे अपन? स्पायरोमेट्री में क्या है? ये श्वसन के द्वारा जो छोड़ी गई हवा है उसकी गति का माप करता है। एपीजी, आर्टरी, ब्लड जैसे। चेस्ट एक्सरे में क्या होता है कि एक्सरे के द्वारा चेस्ट वाले एरिया का जो लंग्स का है उसका एक्सरे निकाल के देखा जा सकता है। ब्लड की जांच की जा सकती है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, क्या जो लंग्स की वो फंक्शन कितने डिस्टर्ब है कितने नहीं है। ऑस्कुलेशन और ब्रेथ साउंड, ब्रेथ की जो साउंड उनको सुनकर पता लगाया जा सकता है। मैनेजमेंट क्या है इसका? मैनेजमेंट में, मेडिकल मैनेजमेंट में तो है ब्रोंकोडायलेटर, मतलब जो ब्रोंकियल से अपने लंग्स के वाला जो ट्रेकिया के बाद जो पार्ट आता है ब्रोंकियल्स, इसमें जो होता है ब्रोंकियल को ये डायलेट करने का मतलब फैलाने का कार्य करती है। तो साल्बुटामोल होगी, एड्रेनालिन होगी, एपिनेफ्रिन होगी, मोनोफाइलिन होगी। उसके अलावा है ट्रिप्टोलाइन और कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स क्या है जिसके हाइड्रोकोर्टिसोन, बेक्लोमेथाजिन, डाइप्रोनेट। एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, नेबुलाइज। अब उसके अलावा जो अस्थमा है उसका नर्सिंग प्रबंधन क्या है? अस्थमा का इमीडिएट बहुत जल्दी नर्सिंग देखभाल अस्थमा एपिसोड की गंभीरता पर निर्भर करता है। मरीज तथा मरीज से संबंधित तीव्र लक्षण होने पर अत्यधिक चिंतित होते हैं। क्यों? क्योंकि अतः नर्सिंग देखभाल का दौरान नर्स का क्लेम अप्रोच की पालना करना चाहिए। प्रमुख निम्न देखभाल है जैसे कि ब्रेथ साउंड का पता अनुसार वाइटल साइन चेक करते रहेंगे। उसके अलावा जो है पल्स ऑक्सीमेट्री उसकी
जो ऑक्सीजन लेवल है वो देख लेंगे। किसी भी ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन करने से पूर्व मरीज की ड्रग एलर्जी संबंधी हिस्ट्री को चेक करेंगे। अगर मरीज को कोई भी अपन मेडिसिन दे रहे हैं, अगर उस व्यक्ति को उस मेडिसिन से अगर एलर्जी है तो उसका हमें पहले से इसकी पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा है चिकित्सक के निर्देशानुसार मरीज को एंटी अस्थमा ड्रग प्रदान करें और ड्रग्स के जो रेस्पॉन्स है वो ड्रग्स क्या काम करती है, फ़ायदा है या नुकसान, उसका पता लगाएंगे। डिहाइड्रेशन की स्थिति में मरीज को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे आईवी माध्यम से, अगर वो पीने में सक्षम है तो पानी पिलाने ऐसे कुछ भी फ्लूइड उसको एडमिशन करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा क्या देंगे, मरीज तथा मरीज के परिजनों को अस्थमा के कारणों, ड्रग्स थेरेपी, इसके साइड इफेक्ट, एलर्जन से बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करें। मरीज तथा परिजनों को पीक फ्लो मॉनिटरिंग के बारे में सिखाएंगे। मरीज की अस्थमा संबंधी लिखित जानकारी उनको प्रदान करेंगे। मरीज को ड्रग्स तथा समय पर लेने की सलाह देंगे। मरीज को जो ड्रग्स है वो टाइम टू टाइम लेने की सलाह देंगे। रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स मेंटेशन, नर्स की मरीज को रेस्पिरेटरी स्टेटस संबंधी जानकारी रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि पेशेंट ऑफ एयरवे, ऑस्कुलेशन ऑफ नर्स, सुनने की प्रक्रिया, परसेंस एब्सेंट ऑफ ब्रेथ साउंड, रेस्पिरेशन रेट, डेप्थ, उसकी चेक करेंगे। अब ड्रग्स थेरेपी, ऑटोथेरेपी, हाइड्रेशन स्टेज के बारे में मरीज से मौजूद जटिलताओं के रिकॉर्ड करना। क्वेश्चन नंबर 12 अपन देखते हैं। इसमें है डिफाइन न्यूमोनिया, राइट डाउन द कॉज साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन, राइट मैनेजमेंट ऑफ सच मेडिकल क्लाइंट। न्यूमोनिया को परिभाषित करिए, इसके कारण, चिन्ह और लक्षण, जांच लिखिए, रोगी है तो प्रबंधन लिखिए। तो इसका आंसर अपन देखते हैं। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। जो न्यूमोनिया है ये भी फेफड़ों का, लंग्स का ही इन्फेक्शन है, जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों, जो लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस द्वारा लंग्स की पेरेन्काइमल लेयर की जो लेयर है, पेरेन्काइमल लेयर जो उसको कवर करती है तथा का इन्फेक्शन है। जो मार्केट इंक्रीज इंटरस्टिशियल एंड एल्वुलर फ्लूइड को एसोसिएट होता है, जो इससे संबंधित होता है मार्केट इंजेक्शन इंटरस्टिशियस एंड एल्वुलर फ्लूइड के द्वारा। तो आप मेनली मान सकते हो कि न्यूमोनिया जो है लंग्स की डिजीज है, जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा होती है। पेरेन्काइमा लेयर का जो इन्फेक्शन है उसे ही अपन न्यूमोनिया कहते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस नेगेटिव में हो गया, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, सुडोमोनास एनारोबिक बैक्टीरिया वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस, माइकोप्लाज्मा, फंगस, प्रोटोजोआ। चिन्ह और लक्षण, साइन एंड सिम्टम क्या है इसके, तो एक तो फीवर है, चिल ठंड लगने लग जाती है, स्वेटिंग, अधिक पसीना आता है। उसके अलावा चेस्ट पेन, श्वसन में तकलीफ होगी, बलगम सहित काशी होगी, कमजोरी आ जाती है। उसके अलावा सिर दर्द, डिलीरियम और कन्फ्यूजन, ये जो है एक साइकेट्रिक डिजीज, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जो भी होने लग जाती है। उसके अलावा हेमोपेटिस मतलब होता है कि ब्लड जो है वो खांसी के साथ जो कप निकलता है उसके साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। डल साउंड प्रोड्यूस ऑन परक्यूशन। डायग्नोसिस क्या करेंगे, इसका भी एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कर लेंगे। उसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंक्यूल को देखने का, स्पुटम को कल्चर एंड सेंसिटिव कैसे, स्पुटम का कल्चर और सेंसिटिव कैसे टेस्ट कर लेंगे। एबीसी, आर्ट्रियल ब्लड गैसेज, सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, मोन्थेक टेस्ट कर लेंगे। मैनेजमेंट क्या है इसका, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटीबायोटिक थेरेपी है जो देंगे, जैसे पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, फ्लेमोस्पाइन, एम्पिसिलिन, सेफ्ट्रिक्सोन, आईवी फ्लूइड। उसके अलावा एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड देंगे। न्यूमोनिया के मरीज को नर्सिंग देखभाल क्या देंगे आप, तो मरीज को एयरवे पेटेंसी रखे हों, पर्याप्त O2 स्तर बनाए रखें। आवश्यकता होने पर मरीज के सिम्टम सैंपल एकत्र करें। आवश्यकता होने पर श्वसन मार्ग की सक्शनिंग द्वारा सैंपल एकत्र करें। सक्शनिंग मतलब होता है कि जो एक सक्शनिंग मशीन होता है जिसके द्वारा इसको
अपने ट्रेकिया ब्रोंकियस में जाकर हल्की मात्रा में सक्शन की जाती है, उससे फ्लूइड जो होता है लंग्स का या कप होता है वो उसके साथ निकाल लिया जाता है। तो जो सक्शंस के द्वारा जो निकाला है उसको अपन सैंपल के लिए चेक कर सकते हैं या फिर स्पुटम चेक कर लेंगे। मरीज को हाई कैलोरी हाई प्रोटीन युक्त डाइट देंगे जिसमें कैलोरी की मात्रा अधिक हो और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो। मरीज का कार्य गतिविधियों के बीच में आराम हेतु समय प्रदान करें। मरीज अगर कोई कार्य कर रहा है, कहीं जा रहा है तो उसको बीच में आराम प्रदान करने के लिए कहें। हाइपोक्सिया, मरीज को हाइपोक्सिया होता है कि जो अपने शरीर में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वो हाइपोक्सिया। मरीज को एबीसी वॉल्यूम को फ्रिक्वेंसी मॉनिटर करें। प्रति 4 घंटे मरीज को रेस्पिरेटरी स्टेटस का मॉनिटर करें और फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करें। मरीज को समय पर प्रिस्क्राइब ड्रग्स थेरेपी प्रदान करें। मरीज को ओरल हाइजीन पर ध्यान दें। न्यूमोनिया के मरीज को सेकेंडरी बैक्टीरिया इन्फेक्शन की रोकथाम करें। उसके अलावा मरीज को डीप ब्रीथिंग का मतलब होता है कि आप सांस लेते हैं ना, ये एक तो अपन सांस जल्दी से लेके छोड़ देते हैं, और डीप ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेते जाओ, जितनी ले सकते हो उतनी ज़्यादा लेनी चाहिए। काउचिंग एक्सरसाइज, जैसे खांसने की एक्सरसाइज कराई जाती है। अगर कोई कफ वगैरह अगर गले में जमा हुआ है तो वो निकल जाए। चिकित्सक निर्देश अनुसार मरीज को चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रदान करेंगे। मरीज को हाइड्रेशन स्तर को असेस करें तथा मरीज को अधिक तरह पीने के लिए डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। मरीज को परिजनों को निम्न स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे, जैसे बीमारी के बारे में बताएंगे, निमोनिया के कारणों के बारे में बताएंगे, जटिलता। उसके अलावा श्वसन संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जो एडवाइस हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए वो हम उसे देंगे। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का क्वेश्चन अपन देखते हैं। 13 नंबर के क्वेश्चन में डिफाइन पेप्टिक अल्सर व्हाइट प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सच कंडीशन, एक्सप्लेन इट्स मैनेजमेंट। पेप्टिक अल्सर को परिभाषित कीजिए, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक बताते हुए इसका प्रबंधन समझाएं। तो है डेफिनेशन, पेप्टिक अल्सर जीआईटी के आमाशय बार स्टोमक पाइलोसा ड्यूडेनम इसोफेगस की जो म्यूकस वाला जो लेयर है, जो म्यूकसा है उसमें घाव हो जाते हैं तो उसको अपन अल्सर कहते हैं। अगर वो इस भाग में होते तो उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। जिसे मुख्य कारण गैस्ट्रिक म्यूकोसा द्वारा एचसीएल की पेप्सिन का अत्यधिक इस्तेमाल। जो स्टोमक है उसमें अगर HCl जो है एसिड उसको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ये मेनली नॉर्मली तो अपने फूड को पचाने में कार्य करता है। अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है जो स्टोमक को प्रोटेक्ट करके रखती है उसमें कहीं जगह ब्रेकडाउन हो जाती है वो और वहाँ पर घाव होने लग जाती है। इस प्रकार की स्थिति को हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जैसे कि क्या, जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक काउस हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है। इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया, इसको सबसे मेनली बैक्टीरिया होते हैं हेलिकोबैक्टर पायलोरी। पैनक्रियाटिक ट्यूमर, पैनक्रियाज में ट्यूमर हो सकता है। प्रोलॉन्गेड यूज ऑफ सम ड्रग्स जैसे कि NSAID, बहुत लंबे समय तक अगर इसको यूज कर रहे हो। एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन चाय कॉफ़ी का अधिक मात्रा में यूज कर रहे हो, एल्कोहल का यूज कर रहे हो, स्मोकिंग कर रहे हो। मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी सेक्रेटरी एजेंट जैसे कि सिक्रेशन जो होता है एसिड का इसको रोकने के लिए एंटी तो क्या है, सिमेटिडीन देंगे, रिनिटिडीन देंगे, फोमेटिडीन देंगे। इससे जो HCl का सिक्रेशन है वो उसकी मात्रा कम हो जाएगी। ड्रग जो HCl स्रावन की स्रावन के सहायक प्रोटीन पंप को ब्लॉक करती है। क्या करती है, जो जहाँ से सिक्रेशन हो रहा है तो उसकी जो हो रहा है उसी को ब्लॉक करने का काम करती है ओमेपेराजोल, लेंसोपेराजोल। ड्रग जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को सुरक्षित करती है। अब जो म्यूकोसा है जो HCl से मसल से स्टोमक मसल को प्रोटेक्ट करती है, अगर उस म्यूकोसा को भी प्रोटेक्ट कर दिया जाए तो वो अपने रिकवर कर लेगी। तो उसके लिए अपन यूज करेंगे सुपरल्फेट,
और एंटीबायोटिक में है टेट्रासाइक्लिन, एमोक्सिसिलिन, इरिथ्रोमाइसिन। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे देख लो आप गैस्ट्रोडुडेनेक्टोमी, जैसे गैस्ट्रोक्टोमी के पश्चात बचे भाग को ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है, जिसे कहते हैं गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी, स्टोमक के इंटरम पार्ट को रिमूव कर जेजुनम से जोड़ देते हैं। उसके अलावा वेगोटोमी में मेनली जो वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है, तो ये सेंसेशन जो है फ्लूइड आ गया है नहीं आया, यह सेंसेशन ब्रेन तक जाएगी नहीं और सिक्रेशन होगा ही। सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, स्टोमक के वो हिस्से अफेक्टेड हिस्से कौन से रिमूव किए जाते हैं जहाँ पर पेप्टिक अल्सर बना हुआ है, तो इसे कहते हैं हम सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। उसके अलावा देखते हैं पेप्टिक अल्सर की नर्सिंग प्रबंधन क्या है। जैसे पेन है, डायग्नोस में अपन करेंगे तो पेन होना ही है क्योंकि आमाशय में घाव हुआ है। वोमिटिंग क्योंकि भोजन पच नहीं रहा है। लॉस ऑफ एपेटाइट, आमाशय के अल्सर के कारण भूख ही नहीं लग रही है। लॉस ऑफ वेट, पेप्टिक अल्सर के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से वेट भी कम हो रहा है। स्ट्रेस या एंजाइटी, एंजाइटी किस लिए होती है क्योंकि बीमारी है वैसा, उसको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। नर्सिंग देखभाल के प्रमुख बिंदु क्या है भाई, दर्द से राहत प्रदान करना है तो क्या करेंगे हम, मरीज को जो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई है ड्रग्स वो देंगे। मरीज को एक्सप्रीन ड्रग लेने से मना करेंगे और कैफीन युक्त जो चाय कॉफ़ी है उनको लेने के लिए मना करेंगे। मरीज के दर्द का असेस करेंगे, दर्द किस मात्रा में, मरीज के दर्द को घटाने तो डिवर्जन थेरेपी दी जा सकती है। डिवर्जन थेरेपी होती है जैसे कि आप फ़ोन दे दीजिए उसको, अखबार दे दीजिए, उसके फेवरेट बुक दे दीजिए, टीवी चला दीजिए, मोबाइल, ऐसे ही अगर उसको ध्यान भटकाया जा सकता है, जिस एक्टिविटी में उसको अच्छा लगता है वो एक्टिविटी करने के लिए उसे दी जाती है तो उसे उसका ध्यान पेन से हट सकता है। मरीज को पोषण स्तर बनाए रखने के लिए नॉन इरिटेंट सॉफ्ट डाइट लेने की सलाह देंगे। भोजन कम मात्रा में हो, अनेक मात्रा में, मतलब भोजन तो कम देंगे पर बार बार देने की सलाह देंगे। मरीज को न्यूट्रिशन स्टेटस को भार में हानि को असेस करेंगे। भाई उसको जो भार है उसका वेट है वो कम है तो उस हिसाब से न्यूट्रिशन बढ़ाते जाएंगे। मरीज को पेप्टिक अल्सर की स्थिति में फूड रेस्ट्रिक्शन करेंगे। अगर पेप्टिक अल्सर है तो उसके फूड को रोकने की भी सलाह दी जा सकती है। यदि मरीज मुंह द्वारा यह एनजी ट्यूब से भोजन लेने में असमर्थ है तो उससे पेरेंटल माध्यम होता है, जैसे कि ऐसा माध्यम जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अलावा किसी भी जगह से दिया जाता है उसे पेरेंटल माध्यम के जरिए आईवी रूट से भोजन प्रदान किया जाता है। एंजाइटी घटाने तो मरीज के एंजाइटी लेवल को असेस करेंगे। सबसे पहले एंजाइटी को कम करने के हेतु मरीज को समझ के स्तर को अनुसार बीमारी की जानकारी प्रदान करेंगे। मरीज के सभी प्रश्नों को धैर्यपूर्वक जवाब देंगे। मरीज को अपने भय चिंता को अभिव्यक्त करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। मरीज की फैमिली को भी मरीज की देखभाल में शामिल करें और मरीज की भावनात्मक सपोर्ट प्रदान करने हेतु कहें। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेंगे। मरीज को परिजनों को निम्न बिंदुओं पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करें। बीमारी के कारण रिस्क फैक्टर, ड्रग थेरेपी और इसके साइड इफेक्ट, सर्जिकल उपचार एवं पोस्ट ऑपरेटिव केयर, पेप्टिक अल्सर की जटिलताएँ देंगे, फॉलोअप केयर के महत्व को उसको समझाएंगे। तो ये अपना हुआ मॉडल पेपर फर्स्ट कंप्लीट।